अनामिका रात के 12:30 बजे नाइट एक्सप्रेस से मेरठ स्टेशन पर उतरी। प्लेटफॉर्म पर इस वक्त बहुत ही कम भीड़ थी। थोड़े बहुत पैसेंजर्स जो अनामिका के साथ नाइट एक्सप्रेस से उतरे थे, सब अपना अपना लगेज लिए जल्दी जल्दी चलते हुए प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए। अनामिका ने बेबसी से इधर उधर देखा। उसके पास 2 बड़े बड़े एयरबैग थे और इन दोनों एयरबैग्स को एक साथ उठाकर प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाना दुबली पतली अनामिका के बस की बात नहीं थी। पर इतनी रात को कहीं कोई कुली नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर तक अनामिका प्लेटफॉर्म में बनी एक बेंच पर ही सोचती बैठी रही। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पूरी तरह सूना हो गया और कुछ बदमाश लोफर जैसे दिखने वाले लड़के अकेली अनामिका को देखकर उसके आसपास मंडराने लगे, तो आखिर परेशान अनामिका ने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरह अकेली ही इन दोनों बैग्स को घसीटती हुई प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाएगी। अनामिका ने 2-4 लंबी लंबी सांस ली और फिर हिम्मत करके अपने दोनों बैग उठाने लगी। अभी बैग उठाने के लिए वो झुकी ही थी कि अचानक एक आवाज सुनाई दी, "पुलिस चाहिए मैडम।" अनामिका एकदम चौंक कर पलटी तो उसके पीछे एक कमजोर सा बूढ़ा शख्स खड़ा था। अनामिका हैरानी से उस बूढ़े को देखने लगी तो वो बूढ़ा दोबारा बोला, "क्या हुआ मैडम? आप इतनी हैरान क्यों हो रही है? मैं यहां स्टेशन पर कुली का काम करता हूं। आपको अकेले देखा तो मुझे लगा शायद आपको कुली की जरूरत होगी।" अब अनामिका कुछ हिचकते हुए बोली, लेकिन क्या तुम ये दोनों बैग उठाकर स्टेशन के बाहर पहुंचा दोगे? वैसे तुम सिर्फ एक ही बैग उठा लेना, दूसरा बैग मैं खुद उठा लूंगी। एक बैग लेकर तो मैं चल ही सकती हूँ प्लेटफॉर्म के बाहर तक। अनामिका की बात सुनकर बूढ़ा अजीब सी हंसी हंसने लगा, फिर सर हिलाते हुए बोला, "आपको बैग उठाने की कोई जरूरत नहीं मैडम, हम उठा लेंगे दोनों बैग आराम से।" और अनामिका कुछ बोलती कि उसके पहले ही बूढ़े ने 1 सेकंड में दोनों बैग उठा लिए और तेजी से प्लेटफॉर्म से बाहर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े। बूढ़े की फुर्ती और ताकत देखकर अनामिका तो एकदम शॉक्ड रह गई। अपना हैंडबैग उठाए वो भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उस बूढ़े के पीछे पीछे चल दी। प्लेटफॉर्म के बाहर जाने के लिए ओवरब्रिज पर जैसे ही अनामिका ने अपने कदम रखे, उसका दिल एकदम घबरा उठा। ओवरब्रिज पर उस समय अनामिका और आगे चलते हुए उस कुली के सिवाय और कोई नहीं था। अनामिका ने अपने तेज धड़कते दिल को थोड़ी हिम्मत बंधाते हुए सोचा, अभी कुछ ही मिनट बाद वो इस ओवरब्रिज को पार करके रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंच जाएगी और फिर टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी करके अपने गांव हरितपुर पहुंच जाएगी। अनामिका दिल्ली के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहकर MBBS की स्टडी कर रही थी। उसके पेरेंट्स और 2 छोटे भाई बहन मेरठ से कुछ दूर एक गांव हरितपुर में रहते थे। अनामिका जब भी अपने गांव आती, अपनी फैमिली के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आती थी। अनामिका वैसे तो हमेशा दिल्ली से सुबह की ट्रेन पकड़ती थी, जो शाम होने से पहले ही उसे मेरठ स्टेशन पहुंचा देती। लेकिन इस बार अनामिका की ट्रेन इतनी लेट हो गई कि वो आधी रात को मेरठ पहुंच सकी। अपने ख्यालों में खोई हुई अनामिका का ध्यान एकदम से अपने आगे चल रहे उस कुली पर गया। भारी भारी दोनों बैग्स उस कुली ने किसी खिलौने की तरह उठा रखे थे। अचानक ही अनामिका का ध्यान उस कुली के पैरों पर गया। वो हैरत से उसके पैरों की तरफ देखती हुई जोर से बोली, सुनो, ये तुम्हारे पैरों के जूते इतने अजीब से अटपटे क्यों लग रहे हैं? बूढ़े ने पीछे पलटकर अनामिका को देखा, फिर एकदम से उसके करीब आते हुए बोला, "भाजी, पैरों में तो जूते भी अजीबो गरीब ही पहनने पड़ेंगे ना।" अनामिका एकदम शॉक्ड होकर उस कुली के पैरों की तरफ देखने लगी तो वो कुली किसी भेड़िए की तरह हू हू करके हंसते हुए बोला, "देखना है आपको मेरे पैर? अभी दिखाता हूं जूते उतार के।" और उस कुली ने अपने जूते उतार दिए। उसके जूते उतारते ही अनामिका के गले से दिल दहला देने वाली चीखें निकलने लगी। उसके सामने खड़े हुए उस बूढ़े कुली के पैर इंसान की तरह ना होकर भेड़िए की तरह थे। अचानक बूढ़े ने अपने हाथों में पकड़े दोनों बैग हवा में उछाल दिए।
और फिर पलक झपकते ही वो बूढ़ा एक बड़े ही भयानक वेयरवुल्फ में बदल गया। उस वेयरवुल्फ ने अपना मुंह ऊपर करते हुए एक बार जोर से भेड़िए की हु की आवाज निकाली और फिर अनामिका के ऊपर झपटने को हुआ। अनामिका जोर से चीखी, ओह गॉड अनामिका, आज फिर तूने उस वेयरवुल्फ का सपना देखा। अनामिका के साइड वाले बेड पर सोई हुई मान्या चिढ़ते हुए जोर से बोली। अनामिका अपने बेड पर सोई सोई ही चीख रही थी। आखिर परेशान होकर मान्या ने अपना पिलो उठाया और अनामिका के सर पर जोर से मारती हुई चिल्लाई, आंखें खोल अनु, यहाँ पर कोई वेयरवुल्फ नहीं है, देख जरा उठ के। मान्या के चिल्लाने और पिलो से मारने से अनामिका की नींद टूट गई और साथ ही वेयरवुल्फ वाला वो सपना भी जो अनामिका नींद में देख रही थी। आंखें खोलने के बाद भी अनामिका के चेहरे पर डर और घबराहट झलक रही थी। वो अब भी डरी सहमी सी अपने सामने बैठी मान्या को घूरे जा रही थी। इतने में रूम के दरवाजे पर नॉक की आवाज हुई तो मान्या लपकती हुई दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खुलते ही सोहा, कियारा और ईशानी रूम में चले आए। उन्हें देखते ही अनामिका जल्दी जल्दी बेड से उठकर बैठने लगी तो मान्या व्यंग से बोली, लो देख लो अनु, कितने लोगों को तुम अपनी चीख चिल्लाहट से आधी रात को जगा चुकी हो। सोहा हैरानी से बोली, ओह माय गॉड, इसका मतलब कि आज भी अनु फिर से डरावना सपना देखकर चीख चिल्ला रही थी। अनामिका माफी मांगती हुई धीरे से बोली, आई एम रियली वेरी सॉरी बट व्हाट कैन आई डू, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल यार। मान्या ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, तेरे सपनों पर तेरा कंट्रोल नहीं और इस हॉस्टल के वार्डन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, वरना मैं कब से अपना रूम चेंज करवा लेती। 6 महीने से तेरी ये चीखें सुन सुनकर तो किसी दिन पक्का मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ईशानी ने अनामिका को हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया, फिर नरमी से समझाते हुए बोली, ओ अनु, तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिससे मम्मी की गोद में सोए बिना डरावना सपना आता हो। यार अब तुम 2 साल बाद डॉक्टर बनने वाली हो, कुछ तो मैच्योरिटी लाओ अपने में। आखिर कब तक डरती रहोगी तुम और हम सबको भी डराती रहोगी। अनामिका अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी, फिर सिसकती हुई बोली, तुम सबको क्या लगता है मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ? मैं तो खुद परेशान हूँ अपने इन डरावने सपनों से। जाने कब तक मैं यूं डर डर कर जीती रहूंगी। तुम लोगों को तो सिर्फ मेरी चीखने चिल्लाने से प्रॉब्लम्स है, लेकिन क्या तुम लोगों ने एक बार मेरे बारे में सोचा? इतने खौफनाक सपनों को देखकर मेरी क्या हालत हो जाती है, तुम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते। अनामिका की इमोशनल बातों से सबके दिलों में खलबली सी मच गई। सब एकदम खामोश होकर अनामिका की तरफ देखने लगे, जो अब भी पूरी तरह से रोई जा रही थी। अचानक कियारा आगे आई और अनामिका के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तू पहले चुप हो जा, ले पानी पी और फिर जाके अच्छे से मुंह धोकर आ। आज हम सब तेरे दिल में छुपी वो हर बात जानकर ही रहेंगे जिनकी वजह से तू हर रात इतना डरती है। अनामिका ने किसी तरह अपने आंसू पोंछे और फिर बॉटल उठाकर पानी पीने लगी, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। आखिर क्या राज छिपा है अनामिका के दिल में? कांपते हाथों से किसी तरह पानी की बोतल पकड़कर अनामिका ने 2-3 घूंट पानी पिया और फिर बोतल एक तरफ रखती हुई वो धीरे से बोली, तुम सब परेशान हो ना हर रात मेरे चीखने चिल्लाने से, और स्पेशली मेरी रूममेट मान्या को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मेरी वजह से। लेकिन तुम सबको जब मेरे इन खौफनाक सपनों की वजह पता चलेगी तो तुम लोग भी डर जाओगी। ये सुनते ही सोहा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो जल्दी से अनामिका के पास सरकती हुई बोली, ओ यार, मुझे नहीं लगता डरवर, तू मुझे बताना जल्दी से सारी बात। क्या तूने पहले कभी कोई भूत प्रेत या चुड़ैल देखी है? मुझे तो बचपन से ही ऐसी भयानक हॉरर स्टोरीज पढ़ना और सुनने का शौक रहा है। कियारा हैरानी से बोली, आर यू क्रेजी सोहा? तू तो भूत प्रेत और चुड़ैल के बारे में ऐसी बातें कर रही है जैसे किसी मूवी स्टार के बारे में जानना चाह रही हो। सोहा हंसते हुए बोली, मुझे तो रियली में भूत प्रेत और चुड़ैल किसी मूवी स्टार से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। उनके बारे में सुनते ही दिल में एकदम क्यूरियोसिटी होने लगती है। यार अनु, अब बताना जल्दी से मुझे सारी बात। आई एम श्योर तेरी स्टोरी में जरूर बड़े ही डेंजरस किस्म के भूत प्रेत होंगे।
अनामिका ने एक बार सबको घूरते हुए देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहने लगी। तब मैं करीब 12-13 साल की थी। हम लोग हर समर वेकेशन में अपनी दादी के गांव खैरागढ़ जाते थे। वहां टीवी से ज्यादा मजा हमें दादी की कहानियां सुनने में आता। वो हर रात हम सब बच्चों को ढेर सारी कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन अचानक ही दादी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया तो पता चला कि मेरी दादी का हार्ट बहुत ही कमजोर हो गया है। उन्होंने दादी को रेस्ट करने की सलाह दी। मेरे दादाजी ने फिर दादी की देखभाल के लिए दादी की एक चचेरी बहन कांता देवी को बुला लिया। कांता देवी के पति बरसों पहले ही गुजर चुके थे और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, इसलिए वो बेचारी अपने पति के घर पर अकेली रहती थी। जैसे ही दादाजी ने उन्हें यहाँ आने के लिए खबर भिजवाई, वो फौरन यहाँ चली आई। अपनी दादी की बीमारी की वजह से हम सब बच्चे अब उनके रूम में नहीं जाते थे, लेकिन कहानी ना सुन पाने की वजह से अब हम सब बहुत उदास रहने लगे। और फिर एक रात जब हम चुपचाप छत पर दरी बिछाकर लेटे हुए थे कि हमारे पास कांता देवी आई। वो हमारे पास आकर बोली, मुझे तुम्हारी दादी ने भेजा है कहानी सुनाने के लिए। हम सब एकदम खुशी से चहकते हुए कांता देवी के पास बैठ गए। वो सोचती हुई बोली, किस तरह की कहानी सुनना चाहते हो तुम सब, राजा रानी या फिर परी की? अचानक मैं एकदम से बोली, भूत की। मुझे भूत की कहानी सुनाइए ना प्लीज। कांता देवी हंसते हुए बोली, कहीं तुम डर तो नहीं जाओगी ना? मैंने जोश में जवाब दिया, मैं कोई अब छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो कहानियां सुनकर डर जाऊंगी। भूत प्रेत की कहानी के नाम से ही मेरे दूसरे कजिन्स और मेरे भाई बहन थोड़े घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन मैं तो अपनी आंखें चमकाती हुई कांता देवी की ओर और करीब खिसक कर बैठ गई। मेरी तरफ गौर से देखते हुए कांता देवी ने कहानी शुरू की। ये जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, वो कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची बात है। ये मेरे ससुराल सिरपुर की बात है। तब मेरी शादी हुए 3-4 महीने ही हुए थे। एक शाम जब मेरे पति घर नहीं लौटे तो मैं घबरा कर उन्हें खोजने के लिए गांव के बाहर हमारे खेतों तक चली गई, लेकिन वहां तो मेरे पति कहीं दिखे ही नहीं। मैं अब और घबरा उठी। शाम का अंधेरा अब रात में बदलता जा रहा था। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं नजर आ रहा था। मैं तो इतना डर गई कि जल्दी जल्दी वापस अपने घर की तरफ आने लगी, लेकिन रात होने से अंधेरा इतना बढ़ गया था कि मुझे मेरे घर वापस आने का रास्ता ही नहीं मिला और मैं भटक कर दूर जंगल की तरफ चली गई। जब 1 घंटे चलते रहने के बाद भी गांव नहीं आया तो मैं एकदम डर गई और जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगी। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चलते हुए आ रहा हो। मैं और भी तेजी से चलने लगी कि एकदम से किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब तो मैं डर के मारे इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरा जंगल मेरी चीख से गूंज उठा। मेरे चिल्लाते ही अचानक जंगल में अजीब सी लाल रोशनी फैल गई और फिर मेरे पीछे से चलता हुआ एक बड़ा ही भयानक दिखने वाला शख्स कूदकर मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। मैं उस शख्स को यूं अपने सामने देखते ही इतनी डर गई कि मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। मुझे यूं चुप खड़े देखकर उस शख्स ने अपना मुंह ऊपर किया और किसी जंगली भेड़िए की तरह हूं करके जोर जोर से हंसने लगा। और फिर मैं कुछ करती कि वो शख्स खुद एक बड़े से जंगली भेड़िए में बदल गया। उसके वो भयानक नुकीले दांत अंधेरे में भी चमक रहे थे। वो अपनी जीभ लपलपाते हुए मेरी तरफ बढ़ा और अपने दोनों पंजे मेरे कंधे पर टिकाकर अपने दांत मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाए। मैं तो डर से अपने होश खो बैठी और फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में थी। मेरा पति और कुछ पड़ोसी मेरे सामने बैठे हुए थे। मुझे होश में आते देखकर मेरे पति ने मुझे पानी दिया
और फिर बताया कि जब वो घर आए और मुझे घर में नहीं देखा तो वो अड़ोसी पड़ोसी को लेकर मेरी तलाश में निकल गए। क्योंकि अमावस की रात थी, इसलिए गांव वाले मुझे घर से गायब देखकर बहुत घबरा गए थे। मुझे खोजते हुए जब वो सब लोग जंगल की तरफ जाने लगे कि उन्हें मैं नीचे जमीन पर बेहोश मिली और वो लोग मुझे उठाकर घर ले आए। इतना बताकर कांता देवी खामोश हो गई। उन्हें यूं खामोश होते देख मैं बोल उठी, क्या हुआ कांता दादी जी, आप चुप क्यों हो गई? आपने क्या सच में देखा था उस भयानक शख्स को जंगली भेड़िया बनते हुए? फिर उस भेड़िए ने आपको जिंदा कैसे छोड़ दिया दादी जी? कांता देवी बोली, मैं दरअसल उस रात की बात याद करके आज भी डर जाती हूँ, इसलिए थोड़ी खामोश हो गई थी। ये सारी बातें एकदम 100% सच है बेटा। मैंने उस रात सचमुच एक ऐसे भयानक भेड़िए को देखा था जो अमावस की रात को इंसानी शक्ल में अपना शिकार ढूंढते हुए जंगल के आसपास घूमते रहता है। फिर कुछ रुककर कांता देवी घबराए लहजे में बोली, मुझे तो बाद में मेरी एक पड़ोसन ने बताया कि जंगल के उस पार ही तिमारपुर नाम का एक अभिशप्त गांव है। उस गांव के बाहर बनी एक गुफा में बरसों पहले एक दुष्ट तांत्रिक और उसकी बीवी दोनों अपनी काली शक्तियों को और बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा महाअनुष्ठान करने लगे। वो दिन रात अपनी तंत्र साधना में लगे रहते, लेकिन एक दिन उनके खतरनाक इरादों की खबर तिमारपुर गांव के लोगों को लग गई और फिर गांव के कुछ लोग अपने हाथों में मशाल लेकर वहां गए और गुफा के अंदर जलती मशालें फेंककर वहां आग लगा दी और फिर गुफा का दरवाजा उन्होंने ईंट पत्थरों से बड़ी मजबूती से सील बंद कर दिया। गांव वालों को लगा अब उनके गांव को दुष्ट तांत्रिक से छुटकारा मिल गया, लेकिन तिमारपुर पर तो जैसे भयानक मुसीबतें टूट पड़ी और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरे गांव में हर तरफ मौत का मंजर दिखने लगा। कांता देवी की कहानी सुनते सुनते उन सब बच्चों के होश उड़ गए। नन्ही अनामिका भी ये कहानी सुनकर पूरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन इससे भी डरावनी बात तो अभी बाकी ही थी। क्या थी वो डरावनी